नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। शुरुआत करेंगे वॉर ब्रेकिंग के साथ, जिसमें ईरान युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो खत्म होने के कगार पर इस वक्त ईरान युद्ध पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। और देखिए, बयान में कहा गया है कि खत्म होने की कगार पर है ईरान युद्ध। फॉक्स न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के करीब है और ट्रंप का ये बयान काफी अब सुर्खियां बटोर रहा है। फॉक्स न्यूज को ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया। Because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. और हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बड़ा सवाल है, युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन कैसे? बातचीत से या फिर वार पलटवार से, हथियारों के माध्यम से? शिवांगी, देखिए, ट्रंप ने जो बयान दिया उसके महत्वपूर्ण संकेत ये है कि हो सकता है कि 21 अप्रैल को जो मौजूदा सीज फायर है वो जब खत्म हो उसके पहले दूसरे दौर की वार्ता की शुरुआत हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दो शर्तें अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए मौजूद हैं, जो खबरें आ रही हैं। एक तो कि हॉर्मुज को फ्री किया जाए पूरी तरह से नेविगेशन के लिए, और दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पहले दौर की वार्ता में जो बातें ईरान के अधिकारियों के साथ सहमति बनी है उस पे ईरान तैयार हो। तो इन दो शर्तों के साथ जो है, मुझे लगता है अगले दौर की वार्ता की शुरुआत होगी, जिस पर लगातार चर्चाएं और खबरें चल रही हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जल्द ही नए दौर की वार्ता का ऐलान हो सकता है अमेरिका या ईरान की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, जानकारी के लिए आपका। तो युद्ध से महायुद्ध में तब्दील हुआ ये दौर। अब देखते हैं कि क्या वाकई ये खात्मे की तरफ बढ़ता है। वैसे 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे की लंबी बातचीत नाकाम हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आमने सामने हो सकते हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि बातचीत कहां होगी और इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसकी कोई अभी जानकारी सामने नहीं आई है। देखिए, 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद दूसरे दौर की बातचीत एक बार फिर पाकिस्तान में हो सकती है, या फिर स्विट्जरलैंड इस बार मेजबानी कर सकता है, क्योंकि जेनेवा का भी नाम सामने आ रहा है। तो दूसरे दौर की बातचीत की सुगबुगाहट के बीच में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, बयान सामने ये आया है कि इस्लामाबाद में जो वार्ता हुई है उसे लेकर जेडी वैंस ने कहा है कि पिछले 49 सालों में पहली बार अमेरिका और ईरान की सरकार के बीच इस स्तर की बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा अविश्वास है, लेकिन इसे रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे पता है जो लोग दूसरी तरफ बैठे हैं, यानी कि ईरानी डेलीगेशन, वो समझौता करना चाहते थे। हमने पूरी ईमानदारी से बातचीत की। हम अभी जिस स्थिति में हैं उसे लेकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यानी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दूसरे दौर की बातचीत की ओर साफ इशारा किया है, और उनके बयान से भी अब ये स्पष्ट हो रहा है। States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Like it's a meeting that had never before happened. Not Democrat, not Republican. We had never had a meeting like that where you have, you know, the person who's effectively running the country in Iran sitting across from the Vice President of the United States. That had never happened. And what my look, honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we're sitting across from wanted to make a deal, and I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know, though. Yeah. Right? I mean, I've sat across from United States senators that I thought I agreed with, and you know, you don't know with those people, right? I won't say who. You can guess. But I feel very good about where we are. Right. और इस महायुद्ध से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर अमेरिका ने ईरान के सामने 2 शर्तें रखी हैं।
राजनयिक सूत्रों से के हवाले से ये खबर सामने आई, जहां बातचीत के लिए अमेरिका की 2 शर्तें सामने आई हैं। पहली शर्त आपको बता दें कि होर्मुज को फिर से खोला जाए, और दूसरी शर्त इस्लामाबाद में बिना किसी सहमति पर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी यहां पर हो। तो ये 2 अहम शर्तें सामने आई। तो वहीं पूर्वी प्रशांत महासागर में यूएस आर्मी का ऑपरेशन शुरू हो गया। यूएस आर्मी ने ड्रग्स से लदे जहाज को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है, जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। देखिए, ड्रग्स तस्करी के खिलाफ यूएस का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां पर माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें पूर्वी प्रशांत महासागर के सामने आई, जहां यूएस आर्मी का बड़ा ऑपरेशन देखा गया। यूएस आर्मी की तैनाती इस वक्त पूर्वी प्रशांत महासागर में देखी जा रही है, और दूसरी तरफ यूएस आर्मी की तरफ से ड्रग्स से लदे जहाज को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए, समंदर की दुनिया में किस तरह से ड्रग्स से लदे हुए इस जहाज को टारगेट में लिया गया, और फिर बूम यानी कि वो धमाका जिसमें लहरों में ही ड्रग्स तस्करी के खिलाफ यूएस का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन यहां पर सामने आया। दरअसल जो तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, वो एक ऐसे जहाज की है जिसमें ड्रग्स पूरी तरह से और बड़ी तादाद में लदा हुआ था, जिसे अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया। और वहीं ईरान से इस युद्ध के बीच अमेरिका और चीन का देखिए टकराव भी शुरू हो गया है। ईरान को हथियार सप्लाई के आरोप में चीन से बहुत ज्यादा यहां पर वो भड़क गया है। देखिए, चीन ने धमकी दे दी कि अगर ट्रंप ने सिक्योरिटी के नाम पर दादागिरी की तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे पहले चीन के द्वारा जहाज ने हॉर्मुज गलियारे में ट्रंप की नाकेबंदी तोड़ डाली है। और उधर मोसाद चीफ और प्रिंस सलमान ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को देखिए किस तरह से जरूरी भी बताया है। और इस बीच पुतिन ने ईरान के यूरेनियम पर प्रस्ताव भेजकर अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप का टारगेट ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट और यूरेनियम पर कब्जा है। इजराइल का टारगेट ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। मगर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान में तख्ता पलट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर युद्ध भड़काने के आरोप लगते ही ईरान ने बारूदी बदला लिया था। मगर अब प्रिंस सलमान के असली मंसूबे का पर्दाफाश हुआ है। वो ट्रंप और नेतन्याहू से ज्यादा घातक ऑपरेशन ईरान में चलाने का प्लान बना रहे हैं। इजरायली चैनल 12 न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए मिलिट्री एक्शन चाहते हैं। यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमैनी के तख्ता पलट के लिए ईरान में घुसकर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के सारे जोखिम को जानते हुए भी क्राउन प्रिंस इसकी सख्त जरूरत मान रहे हैं। लेकिन ट्रंप फिलहाल ईरान में घुसकर हमले के लिए तैयार नहीं। इजराइल ने भी मिलिट्री ऑपरेशन से दूरी बना रखी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल के न्यूज चैनल N12 के दावे पर सऊदी अरब शाही परिवार अब तक साइलेंट है, लेकिन ईरान शांत नहीं। ईरान सभी फ्रंट पर बराबर एक्टिव है। जूनियर खमेनी ने ट्रंप को धमकी दी है कि पीस डील फाइनल नहीं हुई तो युद्ध का दूसरा राउंड पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित होगा। पोर्ट का बदला पोर्ट, ऑयल टैंकर का बदला ऑयल टैंकर, बारूदी सुरंग का बदला जंगी बेड़ा। ईरान का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ट्रंप ने अगर ईरान के बंदरगाह पर बम फोड़ा तो ईरान खाड़ी देशों के बंदरगाहों को राख कर डालेगा। ट्रंप ने अगर ईरान के तेल के जहाज जलाए तो ईरान ऑयल रूट से गुजरने वाले दुश्मनों के जहाज मिसाइल से उड़ाएगा। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी बारूदी सुरंग को अमेरिका ने छुआ भी तो उसके जंगी बेड़ों और युद्धपोत को ईरान रॉकेट से मारकर दफना देगा। ये ईरान की धमकी नहीं, उसका अगला एक्शन है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 15 जंगी जहाजों की घेरेबंदी के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान सेकेंड राउंड पीस टॉक से पहले प्रेशर बढ़ा रहा है। वहीं ईरान के खिलाफ ट्रंप ने ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड शुरू कर दिया है। ट्रंप हॉर्मुज तेल गलियारे पर कब्जा करने के लिए ब्लॉकेड लगाकर हमले के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने जेडी वेंस से ईरान को मैसेज दिलवाया है कि अब ईरान का कोई भी तेल का जहाज समुद्र में सलामत नहीं है।
They basically threatened any ship that's moving through the Straits of Hormuz. Well, as the President of the United States showed, two can play at that game. And if the Iranians are going to try to engage in economic terrorism, we're going to abide by a simple principle that no Iranian ships are getting out either. ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी साख से जोड़ लिया है। उन्होंने ईरान के जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब 16 से ज्यादा युद्धपोत, 2 वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियां, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 150 से ज्यादा लड़ाकू और निगरानी विमान, 8000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात कर रखे हैं। ईरान भी ट्रंप को झटका देने के लिए तेल गलियारे पर जबरदस्त सैन्य तैनाती कर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ईरान ने 1000 से ज्यादा फास्ट अटैक क्राफ्ट बोगहमेर और जुल्फाकार क्लास तैनात कर ली है। ये छोटी बोट मिसाइलें रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से लैस होती हैं। इनके साथ C-802, C-701, खलीज फार्स और नूर मिसाइलों को रेवोल्यूशनरी लड़ाके लेकर तैयार हैं। इनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। ईरान के सबसे कारगर ड्रोन्स शाहेद 136 और शाहेद 238 की भारी तैनाती वॉर जोन में है। इसके साथ स्ट्रेट में बिछी समुद्री माइंस को ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है। ये लड़ाई सबसे भीषण हो सकती है क्योंकि यहाँ ईरान अकेला नहीं, चीन ने हॉर्मुज पर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ने धमकी दी है कि ट्रंप के ब्लॉकेट के नतीजे भयानक साबित हो सकते हैं। 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。 चीन के इरादे बहुत खतरनाक दिख रहे हैं क्योंकि अमेरिका को धमकी देने के साथ चीन ने रीच स्टारी जहाज को हॉर्मुज से निकालकर ट्रंप को भड़काने वाला कांड कर दिया है। पहले फुल स्टार नाम से कारोबार करने वाली रीच स्टारी जहाज पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है। ट्रंप के ब्लॉकेड लगाने के बाद ये जहाज दूसरी कोशिश में हॉर्मुज को पार कर पाया है। इससे पहले 13 अप्रैल को रिची स्टारी को अमेरिकी जंगी जहाजों के खतरे की वजह से वापस लौटना पड़ा था। अमेरिका ईरान महायुद्ध पार्ट 2 से पहले चीन ईरान की ताकत बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि जल्द चीन ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। ये मैन मेड एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें मैन पैड्स के नाम से जाना जाता है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें 1 या 2 सैनिकों द्वारा आसानी से ले जाया और ऑपरेट किया जा सकता है। इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि मैन पैड्स आसमान में उड़ते फाइटर जेट को पल भर में गिरा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि चीन ये हथियार ईरान को सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के रास्ते भेज सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को हथियार सप्लाई करने वालों को तबाह कर डालने की धमकी दे रखी है। चीन नफे नुकसान का हिसाब लगाकर अमेरिका से दुश्मनी निभाएगा, लेकिन पुतिन इस मामले में क्लियर हैं। अमेरिका से युद्ध के बीच रूस ने ईरान से पक्की दोस्ती निभाई है। पुतिन ने ईरान को यह ऑफर दिया है कि वो अपना यूरेनियम रूस को सौंपकर सुरक्षित कर सकता है। क्रेमलिन की ओर से ये आधिकारिक प्रस्ताव आया है, जिसमें कहा गया कि रूस ईरान के पास मौजूद सारा एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है। रूस के मुताबिक ये प्रस्ताव नया नहीं है। पुतिन पहले भी इसे अमेरिका और दूसरे देशों के सामने रख चुके हैं। रूस का कहना है कि ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। रूस का तर्क है कि उसके प्रस्ताव से ईरान पर परमाणु हमले का खतरा टल जाएगा, साथ ही ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर अभियान की हवा भी निकल जाएगी। पुतिन ऐसे डेडलॉक को खत्म करना चाहते हैं, जिससे ट्रंप को ईरान पर हमले की वजह ही नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रंप ईरान के यूरेनियम को इतनी आसानी से हाथ से जाने देने के लिए तैयार नहीं। उनकी नजर ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम पर है, जिससे करीब 9 एटम बम बन सकते हैं। किस ग्रेड तक यूरेनियम संवर्धन से परमाणु हथियार बनता है, इसे भी जान लीजिए। यूरेनियम का 3 से 5% एनरिचमेंट बिजली बनाने के लिए किया जाता है। 20% तक यूरेनियम एनरिचमेंट रिसर्च और स्पेशल यूज के लिए होता है। यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करके परमाणु हथियार बनाया जाता है। पुतिन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम का कवच तैयार कर लिया है।
चीन ने अमेरिका को हॉर्मुज में फंसा दिया है। ईरान के पास पीस डील के सेकंड राउंड में दबदबा कायम करने का अच्छा मौका है। मतलब सीज फायर 14 दिन से आगे बढ़े या नहीं, ईरान ट्रंप की टेंशन हाई रखने का इंतजाम कर चुका है। तो युद्ध खत्म करने को लेकर जो बातचीत होने वाली है, उसके फिलहाल 2 डेस्टिनेशंस के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम यहाँ पर इस्लामाबाद का आ रहा है और दूसरा स्विट्जरलैंड का जिनेवा, जहाँ पर बातचीत की ये टेबल, बातचीत की ये मेज सज सकती है। यानी कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद, यहाँ पर फिर बातचीत हो सकती है, और दूसरा जिनेवा, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने मध्यस्थता की पेशकश यहाँ पर की थी। लेकिन देखिए, बात अगर नहीं बनी, जो पहली बार हुआ था पहली वार्ता के दौरान, तो फिर इन दोनों में से किसी भी लोकेशन को, डेस्टिनेशन को चुना जा सकता है दूसरे दौर की बातचीत के लिए। अब लेकिन इसमें देखिए, तुर्की जो है वो ईरान और अमेरिका के संपर्क में है, यानी कि मध्यस्थ का काम भी कर रहा है। और पूर्वी प्रशांत महासागर में यूएस आर्मी का देखिए ऑपरेशन सामने आया है। यूएस आर्मी ने ड्रग्स से लदे जहाज को यहां पर टारगेट में लिया है। अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ यूएस का ये बड़ा ऑपरेशन देखा गया है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जहां पूर्वी प्रशांत महासागर में इस वक्त यूएस आर्मी तैनात है और इसी बीच बड़ा ऑपरेशन देखा गया। और देखिए कैसे समंदर की इस दुनिया में ड्रग्स से लदा ये जहाज आग के गोले में उस वक्त तब्दील हो जाता है जब यूएस आर्मी इसमें निशाना साधते हुए इसे जोरदार धमाके के तहत पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर देती है। और लेबनान में इजरायली सेना के हमले तेज हो चले हैं। बड़ी जानकारी सामने आई, जहां दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने कई मिसाइल्स दाग दी। देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। भले ही सीज फायर का ये पूरा दौर चल रहा हो, लेकिन लेबनान इसके अंदर में नहीं है, इसलिए आईडीएफ के जरिए लेबनान पर लगातार निशाने दागे जा रहे हैं। सैकड़ों बम वर्षा यहाँ पर की जा चुकी है और हिजबुल्लाह के ठिकाने को एक एक करके पूरी तरह से तबाह यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें हैं और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आईडीएफ लगातार अपना ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। आईडीएफ की तरफ से यहां पे घुसकर लेबनान में एक बफर जोन बनाया गया और उसके बाद यहां पे लगातार आईडीएफ की तरफ से बमबारी भी अपनी सीमा के अंदर रहते हुए की जा रही है और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन से भी कई ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ ये भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में जो मैराथन बातचीत हुई वो बेनतीजा रही थी। देखिए, कुछ मुद्दों पर तो दोनों पक्ष सहमत नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर दोनों तरफ से कोई भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। आइए सिलसिलेवार तरीके से अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ईरान की किन किन मांगों पर अमेरिका ने वीटो यहाँ पर लगा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो ईरान ने विदेशों में अपनी संपत्ति डीफ्रीज किए जाने की मांग की, जिस पर अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। और वहीं पर ईरान ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाने की मांग रखी, जिसे लेकर अमेरिका ने जवाब में आखिरकार ना ही यहां देखने को मिला। और इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले जाने की मांग भी रखी, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये कुल मिला के मांगे थी जो कि ईरान की तरफ से सामने रखी गई थी और इसके बाद अमेरिका ने या तो सोचने के लिए समय मांगा या फिर अमेरिका की तरफ से इस पर सीधा जवाब दे दिया गया, नो। तो देखिए अमेरिका में कल इजरायल और लेबनान के बीच जो बातचीत यहां पर हुई उसका भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि करीब 2 घंटे तक युद्ध को लेकर ये पूरी चर्चा यहां पर हुई है। संकेत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह का खात्मा किए बगैर ही लेबनान में अपना ऑपरेशन खत्म कर देगा? नेतन्याहू का आगे क्या प्लान है? आइए उसकी डिटेल आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं ताकि आप इस पूरे महायुद्ध की स्थिति को और बारीकी से समझ पाएं। हिजबुल्लाह फिर जिंदा हो गया। पलटवार या ईरान का नया जाल? हॉर्मुज में जंग की बत्ती जल रही है, बुझ रही है। कभी ट्रंप तेवर दिखा रहे हैं तो कभी ईरान हुंकार भर रहा है। खाड़ी का हर लम्हा बारूदी भौकाल से भरा है, जहां खामोशी भी तूफान का इशारा करती है। एक चिंगारी और पूरा इलाका बारूद बन जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी।
लेकिन लेबनान के मोर्चे पर जंग की बत्ती 2.5 साल से कभी बुझी ही नहीं। ना हिजबुल्लाह ने हार मानी, ना इजराइल की जंग ठंडी पड़ी। और इस जंग को खूंखार बनाने के लिए अब तो बेन्यामिन नेतन्याहू खुद जंग के मैदान में उतर आए हैं। लेबनान में जंग की आग अब और धधक रही है और इस बार सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। 24 घंटे 60 रॉकेट और दावा है इजराइल के 43 ठिकानों पर हमला। ये सिर्फ जवाब नहीं, ये एक संदेश है, हिजबुल्लाह अभी जिंदा है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये पलटवार है या जंग का नया चरण? क्या हिजबुल्लाह का हमला बदला है या इजराइल के जाल में फंसना? क्या इजराइल जानबूझकर उकसा रहा है ताकि बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सके? क्या ये जंग को सही ठहराने की रणनीति है? पहले हमला झेलो, फिर बड़ा हमला करो। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर फिर से आग भड़क उठी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को जवाब देते हुए 43 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ हिजबुल्लाह का दावा जबरदस्त पलटवार का, तो दूसरी तरफ इजराइल ने कहा युद्ध अभी जारी है और बहुत बड़ा एक्शन बाकी है। נכונות להילחם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें अशदोद नेवल बेस भी शामिल है। ये लेबनान बॉर्डर के करीब 150 किलोमीटर दूर है। इजरायली मीडिया के मुताबिक कुछ रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन तनाव बिल्कुल साफ है। अशदोद नेवल बेस इजराइल का एक प्रमुख सैन्य ठिकाना है जो दक्षिणी बंदरगाह शहर अशदोद में है। ये बेस गाजा पट्टी के पास होने की वजह से भूमध्य सागर में सुरक्षा, निगरानी और नाकाबंदी के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने बेरूत पर हमलों के जवाब में इस पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन यह हमला यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे भी वजह है। बेरूत पर इजरायली स्ट्राइक, साउथ लेबनान में लगातार बमबारी और फास्फोरस शेल्स के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए। उधर इजराइल भी पीछे नहीं है। ड्रोन स्ट्राइक, आर्टिलरी फायर और टनल नेटवर्क को भी तबाह करने का दावा किया है। आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। इसराइली फोर्सेस ने लेबनान में, खासतौर से साउथ लेबनान में जगह जगह पर एयर स्ट्राइक्स की। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि बिन्त जबील एरिया को पूरा घेरा गया है। इसराइली फोर्सेस ने उस पर कब्जा किया है और इससे पहले भी इसराइली फोर्सेस की तरफ से ये दावा किया गया कि करीब 10 किलोमीटर के एरिया में वो पहले ही अपनी प्रेजेंस बना चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल लगातार ऑपरेशन कर रहा है। बिन्त जेबिल और टायर स्ट्रिक्ट के इलाके लगातार हमलों की चपेट में हैं। बिन्त जेबिल में सिर्फ सेना नहीं, आम लोग भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। इजराइल के हमलों में घर खंडहर बन चुके हैं, सड़कें खाली है और हर तरफ डर का माहौल है। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह का यह दावा है कि उसने 43 ऑपरेशन और लगातार जवाबी हमले से इजराइल की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו.
भारतीय जहाज जग विक्रम हॉर्मुज पार करके गुजरात पहुंचा है और हॉर्मुज गुजरता हुआ वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता हुआ आगे बढ़ता हुआ अब भारत पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आई जहां जग विक्रम जहाज अब गुजरात पहुंच चुका है। तो एक और भारतीय जहाज आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है। 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर देखिए भारत यहां पर जग विक्रम पहुंच चुका है और गुजरात की जमीन जो है वहां पर वो कदम रख चुका है। और सोचिए 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आखिरकार भारत पहुंचा है जग विक्रम।